हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो पे। चैनल का नाम है हिस्ट्री बाय सिमरन मटलानी और ये नया वीडियो है महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम देखने जा रहे हैं, जिसमें हम शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम है टूरिज्म एंड हिस्ट्री। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आई होप आप लोगों को इस चैप्टर में मजा आएगा, क्योंकि पिछले भी आपके जितने भी चैप्टर्स मैंने देखे हैं ना, आपके बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं और ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लगा जितना मैंने पढ़ा। तो देखते हैं कि आप लोगों को कितना अच्छा लगता है, कि मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दूसरा, आप लोग मेरा इंस्टाग्राम आईडी, यहाँ पे आपको क्यूआर कोड मिला है, टेलीग्राम का भी आपको क्यूआर कोड मिला है, स्कैन करिएगा, ज्वाइन करिएगा। आपके सारे नोट्स जिनसे मैं आपको ये पढ़ाती हूँ ना, वो सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। एट द एंड ऑफ द ईयर, आपके एग्जाम्स के पहले पहले मैं आपको पीवाईक्यूज के नोट्स, आपके टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस दिए हैं उनके नोट्स सब आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। मुझसे आप कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, डाउट्स पूछ सकते हो, क्वेश्चंस कर सकते हो। ओके, देन आपको पिछले मेरे चैप्टर के वीडियोस कहाँ पे मिलेंगे, आपके जो चैप्टर्स हैं पिछले चैप्टर 1 to 7 कहाँ मिलेंगे, ये है उसकी प्लेलिस्ट। मेरे चैनल पे मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। सो शुरू करते हैं इस आज के हमारे चैप्टर को। चैप्टर का नाम है टूरिज्म एंड हिस्ट्री। 5 टॉपिक्स हैं आपके इस चैप्टर में कवर किए गए हैं। पहला तो पास्ट में टूरिज्म कैसा था, कौन ट्रेवलर्स थे, क्यों ट्रेवल करते थे, क्या ट्रेवल का पर्पस था, क्या उन्होंने लिखा, ये सब आपके टूरिज्म एंड पास्ट में कवर किया गया है। के देन है टाइप्स ऑफ टूरिज्म। ये दोनों हम टॉपिक्स करेंगे आज के इस वीडियो में। टाइप्स ऑफ टूरिज्म, जैसे आप समझ सकते हैं वर्ड से ही, किस किस प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के टूरिज्म के रीजंस होते हैं। के तो देखते हैं 8.1 टूरिज्म इन द पास्ट। द ट्रेडिशन ऑफ ट्रेवलिंग इज क्वाइट ओल्ड इन इंडिया। घूमने फिरने की प्रथा बहुत पुरानी है। ऐसा नहीं है कि आज हमारे पास प्लेन है, एरोप्लेन है, एयरप्लेन्स है, ट्रेन है, बसेस है तो हम आज घूमते हैं, पहले के लोग नहीं घूमते थे। नहीं, पहले भी 3000 4000 साल पहले भी लोग घूमा करते थे। पीपल यूज टू ट्रेवल फॉर वेरियस रीजंस। जैसे मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ टूरिज्म क्यों होता है, क्योंकि अलग अलग रीजन होते हैं घूमने के भी। तो पिछले टाइम पे पास्ट में लोगों के क्या रीजंस होते थे? पिलग्रिमेज यानी तीर्थ पर जाना, गोइंग टू लोकल फेयर एंड फेस्टिवल्स। कई बार हमारे यहाँ पे कहीं पे लोकल फेयर लगता है, मेला लगता है। आजकल तो देखिए इवेंट्स होते हैं, फूड इवेंट्स होते हैं कि अलग अलग जगहों पे क्रिएटर्स के लिए बहुत सारे इवेंट्स रखे जाते हैं, तो लोग वो अटेंड करने के लिए ट्रैवल करते हैं। तो वैसे ही पहले लोग फेयर और फेस्टिवल्स के लिए, मेले के लिए और किसी फेस्टिवल के लिए घूमते थे। इन सर्च ऑफ रिनाउंड टीचर एंड गुड एजुकेशन। देखिए पहले के टाइम पे ना ऐसा नहीं था कि हर जगह स्कूल या यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी। गिने चुने कुछ शहर थे जहाँ हायर एजुकेशन का सिस्टम चलता था, जहाँ हायर एजुकेशन के लिए कोई इंस्टीट्यूट हुआ करता था। तो लोग अच्छे टीचर और अच्छी शिक्षा, अच्छी एजुकेशन ढूंढने के लिए भी घूमते थे। मतलब इंडिया में लोग चाइना से आते थे कई बार तो बुद्धिज्म सीखने के लिए। वो एक अच्छा एग्जाम्पल है आप लोगों को ये समझाने का कि पहले गुड एजुकेशन के लिए कैसे टूरिज्म चलता था, कि चाइना से कई बार लोग इंडिया आते थे। अलग अलग और भी कई अलग अलग रीजन से आते थे, साउथ ईस्ट एशिया से लोग आते थे, इंडिया से लोग साउथ ईस्ट एशिया भी जाया करते थे प्रचार करने के लिए। तो वो एक अच्छा रीजन है कि एजुकेशन। ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए। मैंने आपको आई थिंक पिछले कुछ वीडियोस में भी बताया है, अगर आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि जिस देश से हमारा, जिस पुराने एंशियंट सिविलाइजेशन से, प्राचीन सिविलाइजेशन से इंडिया का ट्रेड रिलेशन रहा होगा, वहां पे हमें ट्रेड के क्या कहते हैं, प्रूफ मिलते हैं, जैसे कि कॉइन्स मिलती हैं, चीजें मिलती हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में शायद एक मूर्ति दिखाई थी, जिससे हमें पता चलता है कि लोग ट्रेड के लिए वहां जाया करते थे और हमें वहां से चीजें मिलती हैं। तो वो भी एक टूरिज्म की वजह है कि ट्रेड। इंडिया से आप रोमन एम्पायर जाते थे लोग, इंडिया से मेसोपोटामिया जाया करते थे पिछले टाइम में, एंशियंट टाइम में। तो इन शॉर्ट क्या है कि बहुत बहुत सारी अलग अलग वजहें होती थी जिस वजह से एंशियंट टाइम में, प्राचीन समय में लोग ट्रैवल करते थे, घूमते थे। देन छोटा सा डू यू नो का बॉक्स है, देख लेते हैं। द बुद्धिस्ट लिटरेचर टेल्स दैट गौतम बुद्धा ट्रेवल टू सेवरल सिटीज इन एंशियंट इंडिया फॉर प्रीचिंग। बुद्धिस्ट साहित्य, बुद्ध की लिखी हुई किताबें, बुद्ध से रिलेटेड लिटरेचर। बुद्ध ने तो कोई खुद तो कोई बुक्स नहीं लिखी थी, बट बुद्धिस्ट जो लिटरेचर है, बुद्धिस्ट साहित्य है ना, वो क्या बताता है कि खुद गौतम बुद्धा जो थे ना, उन्होंने प्राचीन भारत में बहुत से शहरों का भ्रमण किया, बहुत से शहरों में ट्रेवल किया था और
वहां पर उन्होंने अपना प्रचार किया था। कहते हैं ना कि उन्होंने एनलाइटमेंट हासिल की थी, तो उसके बाद वो प्रचार करते थे। जैसे उन्होंने उनकी एनलाइटमेंट का जो शहर है वो है बोध गया, या बिहार का गया, GAYA, गया शहर। वहां पे कहते हैं कि बुद्धा को एनलाइटमेंट मिली। फिर उन्होंने अपना जो पहला सरमन, पहला प्रचार था, वो उन्होंने सारनाथ में जाके किया था। सारनाथ फिर यूपी में कहीं और है के। तो ऐसे उन्होंने भी शहर, बहुत से शहरों में ट्रेवल किया। Buddhist monks were ordained not to stay at one place but keep traveling continuously to various places. जो बुद्धा को मानने वाले, बुद्धिज्म को मानने वाले फॉलोअर्स, उनके मॉन्क्स हुआ करते थे ना, उन्हें क्या कहते हैं कि कैसा तो एक रूल था उनके लिए कि आप कभी एक जगह पर नहीं ठहरिएगा, आप हमेशा कॉन्स्टेंटली ट्रेवल करते रहिएगा। ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए एक रूल है। बुद्धिस्ट मॉन्क्स वर ऑर्डेन्ड, मतलब इनको ऑर्डर दिया गया था, आप कभी भी एक जगह पे मत रुकिएगा, ट्रेवल करते रहिएगा। जैन मॉन्क्स, जैनिज्म में भी जो उनके फॉलोअर्स हैं, मॉन्क्स हैं, साधु हैं, उन्हें भी वो भी हमेशा कॉन्स्टेंटली ट्रैवल किया करते थे। फिर जैसे मैंने आपको बताया था ना कि चाइना से भी लोग इंडिया आते थे एजुकेशन के लिए, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज थी, विक्रमशिला थी, उसके बाद आई थिंक नालंदा थी। तो युआन शुआंग, एक चाइनीज मॉन्क, एक, क्योंकि बुद्धिज्म के बारे में चाइना से बहुत सारे लोग आए जो बुद्धिज्म को सीखने के लिए इंडिया आए थे, और उन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो किया। इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि चाइनीज मॉन्क्स जो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे वो इंडिया आते थे 630 CE, 630 कॉमन एरा में वो इंडिया ट्रेवल कर रहे थे। उसके बाद फिर मिडाइवल पीरियड की बात करें, मध्यकालीन भारत की बात करें, तो संत नामदेव, संत एकनाथ, गुरु नानक जी, रामदास स्वामी जी, इन्होंने भी पूरे भारत में एक्सटेंसिवली ट्रेवल किया था। सो टूरिज्म का यहाँ पे आपको मतलब बताया गया है कि टूरिज्म कैन बी डिफाइंड एज ट्रेवलिंग टू विजिट प्लेसेस इन डिस्टिंक्ट रीजन्स फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। टूरिज्म का अगर आपको कोई मतलब बताना हो, कोई डेफिनेशन देनी हो, तो इट कैन बी डिफाइंड एज व्हाट, अलग अलग जगहों पर ट्रेवल करना जो दूर दराज इलाके में हो, वो भी किसी खास मकसद से। अब जैसे आप लोग कई बार हो सकता है स्कूल पिकनिक के लिए कहीं जाते होंगे, फिर कभी आप अपनी फैमिली वेकेशन के पर्पज से किसी और जगह पर जाते होंगे, फिर तीर्थ के पर्पज से किसी रिलीजियस प्लेस पे जाते होंगे, तो आपका पर्पस चेंज होता रहता है अकॉर्डिंगली। इन द लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी CE, लेटर हाफ मतलब मैंने आपको फर्स्ट हाफ, लेटर हाफ शायद मैंने बताया था। मान लो 19th सेंचुरी मतलब 1800s, तो 1800 से 1850s को हम कहेंगे सेंचुरी का फर्स्ट हाफ, और 51 से लेकर के हम कहेंगे 1900s तक का समय लेटर हाफ। लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी मतलब 1851 से लेकर 1900 के बीच में। क्या है द नेम ऑफ थॉमस कुक? थॉमस कुक का नाम बहुत मशहूर हुआ था, चलिए नीचे है शायद। थॉमस कुक का नाम बहुत ही मशहूर हुआ था, नोटवर्दी है जब हम बात करते हैं टूरिज्म के इतिहास की, इन कंटेक्स्ट ऑफ टूरिज्म हिस्ट्री। जब आप टूरिज्म इतिहास की बात करते हो तो थॉमस कुक इसमें सबसे बड़ा नाम आता है। He organized a trip by railway from Leicester to Loughborough for about 600 people. ये ना पहली, ये एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने पहली टूरिस्ट एजेंसी खोली थी। आजकल तो आपको टूरिस्ट एजेंसी आपके शहर में कहीं पे भी मिल जाएगी, और एक से ज्यादा ही टूरिस्ट एजेंसी हर शहर में होती हैं कि, और कुछ होती हैं जो बहुत मशहूर हैं, कुछ बहुत ही लोकल होते हैं कि सिर्फ आपके शहर में होते हैं, कुछ होते हैं जिनकी ब्रांच ऑल ओवर इंडिया होती है कि। सो थॉमस कुक ने एक रेलवे ट्रिप, ट्रेन के माध्यम से एक ट्रिप ऑर्गेनाइज की लेकेस्टर से लॉन्गब्रो, ऑलमोस्ट 600 लोगों के लिए। लेटर ही वाज सक्सेसफुल इन ऑर्गेनाइजिंग अ राउंड ट्रिप टू यूरोप। आजकल तो देखिए यूरोप ट्रिप सबका सपना होता है कि, तो इन्होंने ना उस वक्त लाइक 1850 से 1900, ऑलमोस्ट कितने साल पुरानी बात हो गई, 200 साल पुरानी तो बात हो ही गई कि मुझे लगता है, ऑलमोस्ट इतना पहले उन्होंने एक राउंड ट्रिप मतलब आप जहां हो वहां से शुरू करके पूरा यूरोप घुमा के आपको वापस लेके आना आपके शहर, तो उन्होंने एक राउंड ट्रिप थ्रू आउट द यूरोप, पूरा यूरोप घुमाने की एक ट्रिप उन्होंने शुरू की थी। इवेंचुअली ही स्टैब्लिश्ड अ ट्रैवल एजेंसी, मैंने आपको यही कहा वो पहले इंसान थे जिन्होंने एक ट्रैवल एजेंसी स्टैब्लिश की, और वो पहले ना टूरिस्ट टिकट सेल किया करते थे। सो दिस अर्ली वेंचर ऑफ थॉमस कुक ओपन्स
डोर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टूरिज्म। तो इनके देखा देखी बहुत टूरिज्म में ये चेंजेस आए। इनको देख के दूसरों ने भी टूरिज्म एजेंसी चलानी शुरू की। इंडिया में भी आज कल्चर बन गया है, टूरिस्ट एजेंसीज चलती हैं इनके। सो इसके आगे जो दिया है ये बाद में देखिए, पहले आपका यहाँ पर भी राइट हैंड साइड पे एक डू यू नो का बॉक्स है, और मैंने इसके लिए आपके लिए कुछ इमेजेस भी दी हैं। डू यू नो बेंजामिन ऑफ ट्यूडेला, इनका नाम आप याद रखिएगा, बेंजामिन ऑफ ट्यूडेला इज नोन एज द फर्स्ट यूरोपियन ट्रेवलर। ये यूरोपियन ट्रेवलर, पहले यूरोपियन ट्रेवलर कहा जाता है किसको? बेंजामिन ऑफ ट्यूडेला। कहाँ पैदा हुए थे? स्पेन में। इस पीरियड में 1159 से 1173 कॉमन एरा में ही ट्रेवल्ड। कहाँ कहाँ घूमे? फ्रांस, यूरोप हो गया, जर्मनी, इटली, ग्रीस, ये भी यूरोप हो गया, सीरिया एशिया हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, अरेबिया मिडिल ईस्ट हो गया अगेन, इजिप्ट मतलब अफ्रीका में आ गया, इराक और पर्शिया मतलब मिडाई, इराक और पर्शिया अगेन मिडिल ईस्ट हो गया, इंडिया चाइना कहाँ हो गया? आपका एशिया में। He maintained diaries of his account of his travels. तो वो जहां जहां भी गए ना, उन्होंने अपनी एक डायरी मेंटेन की। जैसे आजकल हम लोग अपने जर्नल्स मेंटेन करते हैं ना, वैसे इन्होंने अपनी डायरी भी मेंटेन की थी। अब इनकी फोटोग्राफ मैंने आपके लिए दी है रेफरेंस के लिए, कि आपको याद रहेगा। ही वॉज बेंजामिन ऑफ ट्यूडेला, जो कि पहले यूरोपियन ट्रेवलर थे, स्पेन में पैदा हुए थे और बहुत सारे देश घूमे इन्होंने। बहुत ही अपने टाइम के हिसाब से बहुत ही वेल ट्रेवल थे। आजकल तो अगर आप बोलो कि यार मैं यूरोप भी होके आया हूँ, मैंने इजिप्ट भी देखा है, मैंने इंडिया चाइना भी देखा है, तो वो बहुत ही बेसिक लगता है कि यार इतना तो आजकल बहुत घूम लेते हैं लोग। देन आप नेक्स्ट है मार्को पोलो। एक इटालियन ट्रेवलर थे, 13th सेंचुरी मतलब 1200s में ये आए थे। कहाँ? एशिया, स्पेशली कहाँ? चाइना। ही इंट्रोड्यूस्ड एशिया स्पेशली चाइना टू यूरोप। तो इन्होंने एशिया में और खासकर चाइना में इतना ट्रेवल किया कि इनकी लिखी हुई जो लिखी हुई रिकॉर्ड्स है, इनकी जो लिखी हुई डायरी और जर्नल्स है ना, उसकी वजह से यूरोप में लोगों को समझ में आया कि भाई एशिया में है क्या। तो चाइना में ना 17 साल रहे थे। ही रोट अबाउट फ्लोरा एंड फोना, जानवर, पेड़ पौधे, लोगों की सोशल लाइफ के बारे में, वहां की संस्कृति के बारे में, और उनका व्यापार कैसा है इस बारे में। कहाँ के? एशिया के बारे में। देन अरे थोड़ा ज्यादा हो गया। ओके, देन है इब्न बतूता। पर्सनली मेरे फेवरेट है, फेवरेट ट्रैवलर है, फेवरेट हिस्टोरिकल ट्रैवलर है। 14th सेंचुरी यानी कि 1300s में इन्होंने ट्रैवल किया था। इनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि ये एट द एज ऑफ 21 मोरक्को, अफ्रीका के मोरक्को देश में रहा करते थे, वहां की पैदाइश थे। एट द एज ऑफ 21 ये निकले थे हज पर जाने के लिए, लेकिन ये ऑलमोस्ट 24 ईयर्स के बाद घर लौटे। 24 ईयर्स के बाद मोरक्को वापस लौटे। जो ये हज की यात्रा उस वक्त थी ना, मोरक्को से जाके वापस आने की, वो उस वक्त सिर्फ 16 मंथ्स थी, 16 महीने। लेकिन ये वापस आए 24 साल के बाद। So he took the world on virtual travel. Okay, I'm sorry. The traveler of 14th century took the world on a virtual travel of the Islamic world with his travel accounts. He was traveling for 30 years. मैंने आपको बताया almost 30 साल. He resolved not to travel twice on the same route. अब इन्होंने कॉन्स्टेंटली 30 साल क्यों घूमे? कि इनका ये था कि भाई मैं एक ही रास्ते में दोबारा नहीं जाने वाला, मैं जा रहा हूं तो सब देख के ही वापस आऊंगा। तो इनके अकाउंट्स, इन्होंने जो अपनी डायरी वगैरह मेंटेन की, जो भी कुछ इन्होंने लिखा ना अपने ट्रैवल के बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मध्यकालीन इतिहास में। और सिर्फ इंडिया के मध्यकालीन समय की नहीं, इंडिया के मिडिवल टाइम में नहीं, ऑल ओवर एशिया, ऑल ओवर यूरोप, हमें मिडिवल टाइम्स में क्या क्या हुआ ये पता चलता है, सोशल लाइफ पता चलती है। देन गेरार्डस मेर्केटर, ये एक और ट्रेवलर थे 16th सेंचुरी यानी कि 1500s में सेंचुरी। ही वाज अ कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर मतलब जो एक मैप बनाते हैं। तो इन्होंने जो मैप बनाया ना, वो इतना सही था, इतना प्रॉपर इन्होंने काम किया ना मैप बनाने का, कि एक टाइप ऑफ मैप है जिनको इन्हीं का नाम दे दिया गया कि मेर्केटर मैप। उस मैप का टाइप का नाम ही है मेर्केटर मैप। ही इज नोन फॉर क्रिएटिंग अ वर्ल्ड मैप एंड ग्लोब ऑफ द अर्थ। तो उन्होंने दुनिया का नक्शा भी बनाया और पूरा ग्लोब भी बनाया। हिज वर्क्स प्रूव टू बी वेरी यूजफुल फॉर नेविगेशन अराउंड द वर्ल्ड। जहाज जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, नेविगेट करते हैं, कि एयरप्लेन्स में नेविगेशन की जरूरत होती है, शिप्स को नेविगेशन की जरूरत होती है, वो कैसे होगी? मैप्स की मदद से। और वो इन्होंने किया। इन सबके फोटोज में आपको दिखा दूं, बेंजामिन ऑफ ट्यूडेला ये थे।
मार्को पोलो इटालियन ट्रेवलर 1200s के ये हैं, जो चाइना में 17 साल के लिए रहे। देन इब्न बतूता मोरक्को से ट्रेवल किया इन्होंने। इनके जो ट्रेवल अकाउंट है, इनकी जो ट्रेवल डायरी है ना, उसको उसको कहते हैं द रिहला। सो उसके बाद क्या है, किसका नाम आता है कि गेरार्डस मार्केरेटर और कार्टोग्राफर, जिन्होंने दुनिया का मैप क्रिएट किया। देन है थॉमस कुक, मैंने आपको बताया थॉमस कुक जिन्होंने पहली एजेंसी क्रिएट की थी, पहली ट्रेवल एजेंसी बनाई थी। उन्होंने ऐसे ना पैम्पलेट्स क्रिएट किए थे। देखो कहाँ, गाइड टू कुक्स टूर्स इन फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली, घुमाने का काम इन्होंने, ये उनका पैम्पलेट है कि आपको अगर घूमना है ना तो आप आ सकते हैं, हमारे यहाँ पे टिकट्स मिल जाएंगी, टूर बुक कर सकते हो। नाइल एंड पैलेस्टाइन, इजिप्ट, अमेरिका, ये सारे टूर्स इन्होंने ऑर्गेनाइज किए। तो देखते हैं कि आगे क्या है आपके लिए। सो मुझे लगता है कि 2 मिनट के लिए मुझे होल्ड पे करना पड़ेगा, मैं पॉज करके जाती हूँ। So, आगे बढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ टूरिज्म देख लेते हैं। अगेन एक छोटा सा यहाँ पे एक और डू यू नो है कि द ट्रेडिशन ऑफ ट्रेवलिंग फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर वाज प्रेवलेंट इन इंडिया फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। सो इंडिया में भी ट्रेवल करने का बहुत ही पुराना, प्राचीन समय का कह सकते हो ट्रेडिशन है, प्रथा रही है कि विष्णु भट्ट गोडसे wrote down the accounts of his journey from Maharashtra to Ayodhya and back to Maharashtra. So किसका नाम है कि विष्णु भट्ट गोडसे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने महाराष्ट्र से लेकर अयोध्या तक की जो जर्नी थी ना, उसके रिकॉर्ड और वापस महाराष्ट्र आने की जो अपना पूरा जर्नी था ना, उसकी अकाउंट लिखा था, उसकी डायरी लिखी थी। इट इज पब्लिश एज अ बुक टाइटल्ड माझा प्रवास। माझा प्रवास मतलब मेरी जर्नी, मेरी यात्रा, मेरा सफर। ये उनके काम जो है ना, उन्होंने जो लिखा था उसका नाम है कि उन्होंने कहाँ कहाँ ट्रेवल किया। ही ट्रेवल ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1851। 1857 में इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस या रिवॉल्ट ऑफ सिपाही कहते हैं, या सिपाही म्यूटिनी कहते हैं जिसको। आपको याद होगा कि जब इंडिया में ऐसी बुलेट्स इंट्रोड्यूस की थी अंग्रेजों ने, जो डांस से चुभानी पड़ती थी, उसके चलते बहुत सारे सोल्जर्स के जो सेंटिमेंट्स थे वो हर्ट होते थे, तो उन्होंने बगावत की थी। तो उसी को इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, 1857 की। उसी वक्त में इन्होंने ट्रेवल किया और इन्होंने क्या लिखा, ही वॉज द आई विटनेस फॉर मेनी इवेंट्स रिलेटेड टू दिस हिस्टोरिकल इवेंट। जब आप किसी ऐतिहासिक घटना के बीच में ट्रेवल करते हो या जीते हो, तो जब आप उस बारे में लिखते हो तो वो एक आई विटनेस अकाउंट बन जाता है। मतलब अगर आप लोगों ने कोविड के थ्रू आउट अपने लाइफ में आगे पीछे आपने अपनी लाइफ नोट की है, लिखा है अपने डायरी में कि भाई आज हमारे कोविड का लॉकडाउन लगा, फिर ऐसा हुआ, फिर उसके बाद इनकी डेथ हुई, ये हुआ, ये वैक्सीन आई, तो वो एक आई विटनेस बनते जाते हैं कि वो अकाउंट्स हमने ऐसा होते देखा। His accounts are full of detailed description about various incidences during this period, especially those about the life of Lakshmi Bai, the Queen of Jhansi. तो इन्होंने जो अपने ट्रैवल अकाउंट लिखे ना, उसमें बहुत सारी डिटेल्स में हमें मिलती है उन इंसिडेंट्स की जो इस वार ऑफ इंडिपेंडेंस से जुड़ी हुई हैं। खास करके वो इंसिडेंट्स, वो घटनाएं जो रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी से जुड़ी हुई हैं। We also get to know the nature of Marathi language of 18th century. तब 18th century की बात कर रहे हैं, एक्चुअली हम 19th की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने गलत लिखा है। 18th century के टाइम पे जब इन्होंने अपना ये बुक लिखा होगा, ये अपना ट्रैवल अकाउंट लिखा होगा माझा प्रवास, उस वक्त मराठी लैंग्वेज का जो स्टाइल था, जो उसमें कह सकते हो कैरेक्टर था, वो शायद आज की मराठी लैंग्वेज से काफी अलग रहा होगा। तो हमें ये भी है कि 19th सेंचुरी में मराठी लैंग्वेज कैसी थी। दिस बुक इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ दैट पीरियड। तो ये एक इम्पोर्टेंट सोर्स है, अगर आपको उस वक्त के बारे में कुछ जानना है, कोई इंफॉर्मेशन ढूंढने जाओ कि भाई मुझे 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया में और कहीं क्या चल रहा था, तो इस बुक से आपको पता चल जाएगा। क्योंकि इन्होंने महाराष्ट्र से अयोध्या, अयोध्या से वापस महाराष्ट्र ट्रेवल किया था, तो इन्होंने बहुत कुछ लिखा, ना सिर्फ उस वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में, बट इन जनरल भी बहुत कुछ इन्होंने लिखा। देन आती है टाइप्स ऑफ टूरिज्म के ऊपर कि these days tourism has become an independent field of local, interstate, national और international business है। आज के डेट में ये एक इंडिपेंडेंट फील्ड है कि खुद में एक इंडिपेंडेंट है कि the desire to visit national, international monuments। हमारे देश में और देश के बाहर भी बहुत सारे बढ़िया बढ़िया जगह हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं। प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, वो जगह जो ऐतिहासिक घटना से जुड़ी हुई हैं।
वो जगह जो प्राकृतिक तौर पर बहुत खूबसूरत है, नेचुरली ब्यूटीफुल है। एंशियंट सेंटर्स, प्राचीन जगह है, प्राचीन स्थल जो कि किसी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जैसे कि बनारस, अक्सर लोग सिल्क सिल्क साड़ी के लिए, बनारसी सिल्क के लिए जाते हैं। तीर्थ सेंटर्स हैं, पिलग्रिम सेंटर्स हैं के, जैसे अयोध्या एक हो गया। इंडस्ट्रियल सेंटर्स जैसे जमशेदपुर है, एक इंडस्ट्रियल सेंटर है। एंड साइट्स ऑफ वेरियस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा प्रमोट टूरिज्म। तो इन सबसे क्या होता है, टूरिज्म का प्रमोशन होता है, प्रचार प्रसार होता है कि टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विश टू विजिट नेचुरल एंड मैन मेड साइट। तो मैंने आपको बताया था, नेचुरल कुछ होती है प्राकृतिक जगह, कुछ होती है इंसानों की बनाई। जैसे इंडिया में अगर आप इंसानों की बनाई देख लो, ताजमहल है, कुतुब मीनार है, इंडिया गेट है, गेट वे ऑफ इंडिया है, हमारा सीएसएमटी स्टेशन है मुंबई में। नेचुरल की बात करो तो बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, हिल स्टेशन है, पहाड़ हैं, जहां पर बर्फ अच्छी गिरती है, तो वो नेचुरल साइट हो गई। तो विच ऑफर अ डिलाइटफुल एंड ऑ इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस। देखो, बहुत लोगों का मन होता है ना कि हमको जिंदगी में एक बार बर्फ देखनी है, या हमको बीचेस पे जाना पसंद है। क्यों पसंद होता है? कि हमें डिलाइटफुल महसूस होता है, बहुत ही खुशी महसूस होती है, बहुत ही ऑ होता लगता है कि भाई वाह भाई, ऑ क्या खूबसूरत जगह है। तो प्लेसेस लाइक स्नो कैप्ड पीक्स, वो पर्वत की चोटियां जो बर्फ से भरी होती हैं। बीचेस, घने जंगल, प्रिस्टीन जंगल्स जो पहले नेग्लेक्ट किए जाते थे, पर अब एक इम्पोर्टेंट टूरिस्ट सेंटर बन चुके हैं, कि एक इम्पोर्टेंट लोकेशन है लोगों के टूरिस्ट इंटरेस्ट का, कि भाई वो फॉरेस्ट भी बहुत खूबसूरत है, वहां पे एक बहुत ही अच्छा वाटरफॉल है, जैसे वहां पे बहुत ही अच्छी बीचेस हैं। तो लोग उस वजह से जाते हैं कि नेचुरल जगहों को देखने के लिए। पहले लोग इग्नोर करते थे कि यहाँ पे कौन जाएगा। मास मीडिया, जैसे हमारे हाथ में सोशल मीडिया है, कि बिगिन टू मेक स्पेशल ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशंस। अब ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन मास मीडिया के जरिए, जैसे कि आपके यूट्यूब वीडियोस अलग अलग जगहों के आते हैं, लोग आपके लिए व्लॉग्स बनाते हैं। फिर हमारे पास रील्स हैं, कि इंस्टाग्राम है, कि यूट्यूब पे शॉर्ट्स आते हैं। ये सब क्या है, ऑडियो भी है, वीडियो भी है, और मास मीडिया का एक माध्यम है, जिसके जरिए हमें अलग अलग जगहों की कुछ अच्छी अच्छी जगहें देखने को मिलती हैं, हाईलाइट प्लेसेस। वो रील्स आती है ना कि अगर आप यहाँ आ रहे हो तो इन 4 जगहों पर ये 4 चीजें जरूर खाइएगा, वैसे हाईलाइट रील्स। टूरिज्म कैन बी ब्रॉडली टाइपिफाइड इनटू, अब क्या टाइप्स हैं, उनको ब्रॉडली क्या टाइप्स में बांटा जा सकता है टूरिज्म को। पहला है लोकल, फिर है इंटरस्टेट, फिर इंटरनेशनल, रिलीजियस, हिस्टोरिकल, हेल्थ, साइंस, एग्रो टूरिज्म, स्पोर्ट्स एंड बेस्ड ऑन स्पेशल इवेंट्स। अब एक एक को हम देखते हैं कि स्पेसिफिकली लोकल और इंटरस्टेट का क्या मतलब है। डोमेस्टिक टूरिज्म मतलब अपने लोकल, या तो महाराष्ट्र के अगर रहने वाले हो तो मतलब महाराष्ट्र में घूमना, या इंटरस्टेट मतलब महाराष्ट्र से आप चलो अयोध्या चले गए, गुजरात चले गए, आप महाराष्ट्र से गोवा चले गए, कर्नाटका चले गए, तो आप अपने देश के अंदर ही हो, पर अपने स्टेट के बाहर होके। दैट्स इंटरस्टेट और लोकल, यही होता है लोकल और इंटरस्टेट। दिस काइंड ऑफ टूरिज्म बहुत ही ओवरवेलमिंग, बहुत ही परेशानी देने वाला, थकान देने वाला, बहुत ज्यादा पेपर वर्क नहीं होता, क्योंकि आप अपने ही देश के अंदर हो। बहुत ही आप ओवरवेलम नहीं फील करते हो, क्यों? क्योंकि आपकी लैंग्वेज में ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं है। इंडिया से बाहर जाओ तो आपको हो सकता है आपको इंग्लिश आती हो, नहीं आती हो सकता है वहां पे आपको प्रॉब्लम हो जाए, पता नहीं सामने वाले को इंग्लिश नहीं आती हो, तो एटलीस्ट इंडिया के अंदर आप फिर भी कम्युनिकेट कर सकते हो इजीली। आपको करेंसी चेंज करने की जरूरत नहीं। आप महाराष्ट्र में इंडियन रुपी यूज करते हो, आप महाराष्ट्र से अगर मान लो नॉर्थ ईस्ट में भी चले गए, मणिपुर वगैरह आसाम भी चले गए, तो वहां पे भी इंडियन करेंसी चल जाती है। पेपर वर्क की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती आपको, अगर देश से बाहर नहीं जाना है, पासपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है कि। मोर सो वी कैन प्लान इट एट द टाइम सुटेबल टू अस। मोस्टली आप इंडिया में अपने टाइम के हिसाब से प्लान कर सकते हो कि हमको इस महीने टाइम मिलेगा, हमको इस महीने वेकेशन मिलेगी, तो हम तब जाएंगे। जैसे बहुत सारे लोग यहाँ से जाते हैं, अयोध्या जाते हैं दिवाली की छुट्टी पे। अयोध्या क्योंकि बहुत खूबसूरत से सजता है कि दिवाली के टाइम पे। देन इंटरनेशनल टूरिज्म मतलब अंतरराष्ट्रीय टूरिज्म, जहां पर आप इंडिया से बाहर जाते हो। तो नाउ डेज आजकल तो इंडिया से बाहर ट्रेवल करना भी बहुत इजी हो चुका है। क्यों इजी क्यों है? अवेलेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ ऑप्शंस ऑफ रेलवे, मरीन और एयर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि आपके पास ट्रांसपोर्ट के ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि आप शिप पकड़ के जा सकते हो, आप प्लेन पकड़ के जा सकते हो, इवन रेलवेज भी चलती हैं।
रेलवे आप सोचोगे इंडिया के बाहर हम लोग रेलवे से कैसे जा सकते हैं, पर जा सकते हैं आप। इंडिया से पाकिस्तान ट्रेन चलती थी, पता नहीं शायद अभी भी चलती है। सो ये सब है। एक मिनट मुझे एक और मिनट दीजिएगा। सो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट, क्योंकि हमारे पास ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे जरिए हैं, इसीलिए हम लोग इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट भी आजकल बहुत इजी हो गया है। इंटरनेशनल आप ट्रेवल कर सकते हो। मरीन ट्रांसपोर्ट की वजह से क्या है, हैज लिंक्ड द कोस्टल रीजन, जैसे कि इंडिया से, इंडियन कोस्ट से भी बाहर, जैसे साउथ ईस्ट की तरफ, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ शिप्स जाते हैं, सामान लेकर भी जाते हैं, टूरिस्ट के लिए भी जाते हैं। फिर रेलवे की बात करो तो ट्रांस यूरोपियन रेलवे रूट रहता है कि जैसे लंदन से पेरिस से एम्स्टर्डम ट्रेन चलती हैं, कि अलग अलग देश हैं पर उनको ट्रेन जोड़ती है। कि तो यूरोप में तो ये बहुत अच्छा नेटवर्क है ट्रांस रेलवे यूरोपियन। फिर एविएशन है, इंडिया से आप अमेरिका तक फ्लाई करके जा सकते हो एयरप्लेन की वजह से। बीच में बहुत समंदर है, कि अगर आप शिप लेके जाओगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन एयरप्लेन आपको मोस्टली एक दिन में पहुंचा देते हैं। कि so because of the economic liberalization policy of the Indian government, the number of people traveling back and forth from India has increased considerably. किस वजह से? इंडिया ने क्योंकि अपनी इकोनॉमी ओपन कर दी ना, लिबरलाइजेशन एलपीजी की पॉलिसी आई थी 1990 में, तो उस पॉलिसी की वजह से इंडिया में इंडियन इकोनॉमी ओपन अप हो गई। के और इंडिया में बहुत सारे लोग अब आज इंडिया से बाहर और वापस इंडिया के अंदर ट्रेवल करते हैं। बाहर वाले भी इंडिया आकर के घूमते हैं, कि क्योंकि इंडिया ने अपनी इकोनॉमी, अपने दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए थे। सो दे इंक्लूड पीपल ट्रेवलिंग फॉर स्टडीज। बहुत सारे लोग यूके, अमेरिका, यूएसए जाते हैं पढ़ने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स, आप में से भी शायद कुछ होंगे जो शायद बाहर जाके पढ़ने की सोच रहे हो, अपनी मास्टर्स के लिए, अपने ग्रेजुएशन के लिए। देन रिलैक्सेशन, छुट्टियों पर जाते हैं। साइट सीइंग, अलग अलग जगहों को देखने के लिए, या किसी प्रोफेशनल काम से। कभी कभी आप अगर कभी किसी ऐसे जॉब में जाओगे, हो सकता है आपको ट्रैवल करना पड़े दूसरे देश, जाकर के आपको मीटिंग्स के लिए जाना पड़े, या किसी काम से असाइनमेंट पे भेजा जाए। और तो और फिल्म शूटिंग्स के लिए बहुत सारी इंडिया की बॉलीवुड फिल्म्स हैं, शोज हैं, टीवी सीरियल्स भी हैं जिनकी शूटिंग्स इंडिया के बाहर हुई है। के सो उस रीजन से भी आप इंटरनेशनल ट्रेवल करते हो। वन नीड्स टू प्रोकर वेरियस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स फॉर ट्रेवलिंग अब्रॉड। अब ये इंडिया में घूमना जितना आसान है, इंडिया में रहकर इंडिया में घूमना जितना आसान है ना, उतना आसान नहीं है कि इंडिया के बाहर आप घूमने जाओ। आपको पासपोर्ट, इनकम, वीजा, बहुत कुछ, आपका इनकम प्रूफ देना, वीजा अप्रूव होना, बहुत सारा प्रोसीजर होता है जब आप इंडिया से बाहर ट्रेवल करते हो। तो हिस्टोरिकल टूरिज्म, ऐतिहासिक टूरिज्म क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ टूरिज्म दुनिया भर में पॉपुलर, ऑल ओवर द वर्ल्ड आजकल बहुत पॉपुलर हुआ है। टूर्स टू हिस्टोरिकल प्लेसेस आर अरेंज्ड टू सेटिस्फाई पीपल्स इंटरेस्ट इन हिस्ट्री। जिन लोगों को इतिहास में इंटरेस्ट होता है ना, उनके लिए भी खास स्पेशल टूर्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं कुछ ऐसी जगहों पर ले जाने के लिए जो जो कि ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से, हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। इट कैन बी नोटेड कि इस कंटेक्स्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि गोपाल नीलकंठ दांडेकर एक मराठी राइटर थे, जो कि हाइकिंग टूर्स, जो कि महाराष्ट्र के जो किले हैं, फोर्ट्स है ना, वहां पे हाइकिंग टूर्स वो अरेंज किया करते थे उन जगहों को देखने के लिए जो शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की जिंदगी से जुड़े हुए हैं, लिंक्ड है, कि उनके अचीवमेंट से जुड़े हैं। टूर्स आर ऑल्सो अरेंज टू इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स इन इंडिया, जैसे कि राजस्थान के किले भी हैं। फिर महात्मा गांधी और आचार्य विनोबा भावे के आश्रम हैं के, और इम्पोर्टेंट साइट जो कि इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी 1857 में, वहां लोग विजिट करते हैं। उनकी इंपॉर्टेंट साइट है कि जहां विजिट किया जा सकता है। वैली ऑफ फ्लावर्स, ये उत्तराखंड में है, जो आपको यहाँ पे तस्वीर दी गई है ना, ये वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में है, बहुत ही खूबसूरत है। कि then you would like to know this. People of various religious communities are dispersed globally. However, they feel united because of their mythological tradition and places associated with those traditions. This creates a desire to travel to those places and it gives rise to religious tourism. रिलीजियस टूरिज्म के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है कि जैसे कुछ रिलीजियस कम्युनिटी, हर रिलीजियस कम्युनिटी ना दुनिया भर में फैली हुई है। जैसे कि इंडिया के बहुत सारे लोग यूएस, यूके, यूरोप के अलग अलग देशों में रहते हैं। बहुत सारे हिंदूस अलग अलग देशों में रहते हैं। कि तो उनको, उनकी इच्छा होती है कि भाई हम हमारे ज्योतिर्लिंग विजिट करें, चार धाम पे जाएं। या बहुत सारे सिख जो किसी और देश में, वो सोचते हैं कि हम गोल्डन टेम्पल देखने के लिए इंडिया आए। तो वो एक है ना,
उनकी जो धर्म है, उनकी जो परंपराएं है ना, वो एक इच्छा क्रिएट करती है ट्रैवल करने की। इसकी वजह से क्या होता है, रिलीजियस टूरिज्म बढ़ता है। कि मतलब आप पर्पस क्या है आपका, कि किसी आप रिलीजियस प्लेस पे जाना चाहते हो जो आपके आपके देश में नहीं है, कि आपके होमलैंड में है। अगर आप एक हिंदू हो या एक सिख हो जो यूके में रह रहे हो, आपको गोल्डन टेम्पल विजिट करना है, पर वो वहां नहीं है, यहाँ पर है। कि So in this context, the constructions undertaken by अहिल्याबाई होलकर, इन्होंने, जहां तक मुझे पता है, ये इंदौर की रूलर हुई थी अहिल्याबाई होलकर, शी वाज अ वुमन। उन्होंने अपने पर्सनल फंड से, अपने पैसों से ना कुछ कंस्ट्रक्शंस कराई थी, वो क्या थी कि गुड एमिनिटीज ऑन द पिलग्रिम रूट लाइक चार धाम और 12 ज्योतिर्लिंग। तो चार धाम की यात्रा के लिए और 12 ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनकी यात्रा पर जो कहते हैं ना श्रद्धालु जाते हैं, कि उनके लिए रास्तों पर एमिनिटीज प्रोवाइड करना, उनके लिए गाड़ियां प्रोवाइड करना, उनके लिए अच्छे ढाबे, अच्छी रहने की होटल, छोटे छोटे मोटेल्स क्रिएट करना, ढाबे क्रिएट करना, ताकि वो आराम से अपनी जर्नी पूरी कर सके। कई बार होता था, पहले होता था कि लूटपाट बहुत होती थी रास्तों पर, लोग लोग लूटे जाते थे, तो उन्हें डर लगता था, जाने की इच्छा नहीं होती थी, इच्छा होती थी जाने की पर उन्हें डर लगता था। तो उन्होंने क्या किया, वो सेफ्टी क्रिएट करने के लिए, लोगों को एमिनिटीज, सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारी ये अपनी कंस्ट्रक्शंस कराए अपने पर्सनल फंड से। जैसे डोमेस्टिक टूरिज्म के मैंने बारे में आपको बता दिया, इंडिया की कुछ जगह हैं जहाँ विजिट करने के लिए लोग जाते हैं। फिर इंटरनेशनल टूरिज्म की बात करो तो आप क्या देखने के लिए जाओगे, आईफिल टावर देखने जाओगे, शायद न्यूयॉर्क सिटी पसंद होगा, या शायद आपको रोम या इटली जाना पसंद होगा, शायद आप स्विट्जरलैंड के फैन हो तो वहां आपको जाना हो। तो इंटरनेशनल टूरिज्म हो गया, देश के बाहर जाके घूमना। देन हिस्टोरिकल टूरिज्म, ऐतिहासिक घटनाएं, ऐतिहासिक जगह जैसे कि ताजमहल है, फिर अपना इंडिया गेट है, हमारे राजस्थान के फोर्ट हो गए, के इन जगहों पर विजिट करना हमारा हिस्टोरिकल ऐतिहासिक टूरिज्म है। चार धाम में कौन सी जगह आती है, ये है चार धाम की जगह, केदारनाथ, गंगोत्री, बद्रीनाथ और यमुनोत्री। आप में से कोई इन चारों पर गया होगा या नहीं पता नहीं, अगर आप में से कोई गया है तो कमेंट्स में बताइए। किसी एक जगह पर भी गए हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। 12 ज्योतिर्लिंग, ये पूरी लिस्ट है कि कौन से ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है इनके। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कभी आप विजिट कर सकते हो कि यहाँ पर, बाकी तो आपको ये पीडीएफ में मिल जाएगा। देन आगे देखते हैं कि ये लोनार ट्रेट क्या है। कि जियोग्राफिकल टूरिज्म में आता है, जियोग्राफी के वजह से लोग ट्रैवल करते हैं। क्यों, किसी खास जियोग्राफिकल फीचर को देखने के लिए। जैसे कि बहुत सारे लोग जापान जाते हैं, चेरी ब्लॉसम, वहां पे फूल खिलते हैं, चेरी के फूल, वो गिरते हैं किसी खास स्पेसिफिक अप्रैल के महीने में, तो वो लोग देखने के लिए जाते हैं। वो एक खास जियोग्राफिकल फीचर है, क्योंकि वहां पर वैसा क्लाइमेट है, इसलिए वहां पर वो पौधे उगते हैं, और इसीलिए वहां पर वो फूल गिरते हैं कि स्पेसिफिक टाइम पे। या उत्तराखंड में जैसे मैंने बोला, वैली ऑफ फ्लावर्स है। फिर हमारे यहाँ पे कश्मीर में भी टुलिप गार्डन है, जो खास सीजन में शुरू होते हैं। अलग अलग यूनिक बीचेस होते हैं के, और जैसे कि क्रेटर लेक लोनार में है, और रंजन खलाजे जो कि महाराष्ट्र में है, निगोज में। ये कुछ ऐसी जगह है ना जो, जिनका कोई एक बहुत ही खास जियोग्राफिकल फीचर है। तो ये वही है, लूनार क्रेटर लेक है, जो कि मेटेरॉइड होता है ना, मेट्रोइट आसमान से गिरता है कि मेट्रोइट, वो गिरा था 50,000 साल पहले इसके अंदर, और उसकी वजह से यहाँ पर ये लेक क्रिएट हो गई। महाराष्ट्र में ही है, आप लोग जाकर के देख सकते हो। कि रंजन खलाचे, आई थिंक रंजन खलाचे की भी मैंने तस्वीरें दी थी, यस। ये पत्थर में कैविटी, ये कहते हैं ना पत्थरों में कैविटी है, कि रंजन खलाचे ने निगोज में। तो ये भी बहुत ही स्पेसिफिक, कहते हो ऐसी जगह आपको दुनिया भर में देखने को नहीं मिलेगी। हर जगह ऐसे पत्थर देखने को नहीं मिलते, कुछ खास जगहों पर कुछ खास स्पेसिफिक जियोग्राफिकल फीचर्स होते हैं जो देखने को मिलते हैं। हमारे वेस्टर्न घाट्स में कांस पत्थर जगह है, कि बहुत ही खूबसूरत है, कि उसको महाराष्ट्र का वैली ऑफ फ्लावर्स कहते हैं। उसकी भी मैंने आपको पहले एक तस्वीर दिखाई है। कि हेल्थ टूरिज्म, अपने हेल्थ के लिए भी लोग ट्रेवल करते हैं। कहाँ, खास करके पीपल फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज फाइंड हेल्थ सर्विसेज एंड फैसिलिटीज कंपैरेटिवली चीपर एंड येट ऑफ गुड स्टैंडर्ड। बहुत सारे लोग, खास करके यूरोप, अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों को लगता है कि इंडिया में ना हेल्थ जो फैसिलिटीज है, ज्यादा चीपर, ज्यादा सस्ती है, और फिर भी उनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। मतलब अच्छी क्वालिटी का ट्रीटमेंट लेकिन सस्ते में मिल जाता है इंडिया में। इसीलिए बहुत सारे लोग
फॉरेन से इंडिया आके अपना ट्रीटमेंट करवाना प्रेफर करते हैं कि दूसरा क्या रीजन है, इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है जहां पर बहुत एम्पल सनलाइट है। सूरज की रोशनी साल भर यहाँ पर हमको देखने को मिलती है, चाहे बारिश पड़े चाहे बर्फ गिरे, पर सन हम यहाँ पर निकलता ही है कि दिस अट्रैक्ट्स टूरिस्ट फ्रॉम कंट्रीज विथ कोल्ड क्लाइमेट टू इंडिया। तो वो लोग जो ऐसे देशों में रहते हैं जहाँ पे बहुत ठंड होती है, कई बार महीनों तक कहते हैं कि सूरज नहीं निकलता, ऐसे देश के लोग इंडिया आते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि इंडिया में सनलाइट बहुत है। अब इसका एक ज्योग्राफिकल रीजन मैं आपको समझा देती हूँ, मैंने आपके लिए यहाँ पे डाला था। देखो, अगर ये अर्थ को आप पूरा देखोगे ना, ग्लोब को देखोगे ना पूरा, मैं पेन का कलर चेंज कर देती हूँ तो आपको मैं समझा पाऊंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वैसे तो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर मैंने सोचा आपको बता दूं कि अगर आप अर्थ को यहाँ पे ऐसे बीच से डिवाइड करो ना, तो यहाँ पर इक्वेटर बनता है, और इक्वेटर से ऊपर आप अगर आप जाओगे ना, तो करीबन 90 लाइंस बनी हुई है। ये इमेजिनरी लाइन है कि बनाई गई है, हो सकता है आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, आपको याद होगा। तो एक होती है सेंटर पे, एक होती है उसके ऊपर 90, और बाकी होती है नीचे भी 90। तो क्या है ना कि जो ये इक्वेटर से 23 लाइंस अगर आप ऊपर जाओगे ना, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है। अब इंडिया पता है कहाँ पे लाई करता है, इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में बिल्कुल लाई करता है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, बिल्कुल हमारे देश से बीच से होके गुजरती है। उसका भी मैंने आपको एग्जाम्पल ये दिया है, इमेज दिया है कि ये जो है ना, ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ पे पूरी गुजर के जाती है। कौन से स्टेट से? मिजोरम से, त्रिपुरा, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, गुजरात, इन स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। अब होता क्या है ना कि जो भी देश ये इक्वेटर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में आते हैं ना, ये इनको ना ट्रॉपिकल कंट्रीज कहते हैं। यहाँ पे क्लाइमेट ट्रॉपिकल होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है, और सबसे ज्यादा रोशनी इसी रीजन में होती है। तो स्पेसिफिकली इक्वेटर के ऊपर 23 लाइंस, इक्वेटर के नीचे 23 लाइंस, जहां नीचे पड़ता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसको ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, जहां सबसे अच्छी धूप होती है। अगर आप सीधा यहाँ जाओगे ना, और भी ऊपर 63 लाइन पे, 66 लाइन पे, यहाँ पे आर्टिक लाइन निकली हुई है ऊपर, आर्टिक सर्कल बैठता है, तो यहाँ पर बहुत ठंड होती है, यहाँ पर कई कई महीनों तक धूप नहीं पहुंचती। तो यहाँ के देश के लोग इस लाइन के देशों में घूमते हैं, इंडिया, अफ्रीका। इसीलिए टूरिज्म बढ़ रहा है, क्योंकि ये देश गर्म है कि यहाँ पे सनलाइट रहती है कि देन अगेन और क्या है, फैसिलिटीज जैसे कि योगा के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, थेरेपीज हैं बेस्ड ऑन आयुर्वेदा, आयुर्वेदा के बेस्ड बहुत सारे इंडिया में कह सकते हो रिजॉर्ट्स चलते हैं, आयुर्वेदा ट्रीटमेंट देते हैं कि, तो इसके लिए भी लोग इंडिया आते हैं कि। देन आता है आपका एग्रो टूरिज्म, एग्रीकल्चर के लिए एग्री टूरिज्म भी कहते हैं, एग्रो टूरिज्म भी कहते हैं। आजकल बहुत मशहूर हो रहा है, रैपिडली डेवलपिंग है, खासकर क्योंकि ज्यादातर जो लोग है ना, अब अर्बन पॉपुलेशन है, शहरों में रहते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहते हैं। दूर दूर तक कहीं पे भी हमको कोई भी गांव, कोई भी खेती, कोई भी झाड़ पौधे ज्यादा नहीं दिखाई देते। इसीलिए लोग आजकल फार्म की जिंदगी, खेती की जिंदगी एक्सपीरियंस करने के लिए दूर कहीं गांव में जाते हैं। कि पहले लोग क्यों अपनी वेकेशन में गांव जाकर रहते थे, आजकल लोगों को इंटरनेशनल ट्रिप्स का शौक लगा है। लोग पहले गांव जाके इसीलिए रहते थे क्योंकि शहरों में गांव की चीजें देखने को नहीं मिलती। अब इंडियन फार्मर्स भी दूर दराज जगहों पर विजिट करते हैं, क्यों? जहां पर एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर्स होते हैं, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज होती हैं, और कंट्रीज जैसे कि इसराइल, जहां पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है एग्रीकल्चर को एक्सपांड करने के लिए, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट की गई है। क्यों? क्योंकि हमको भी इंडिया में चाहिए कि हमारे खेत, हमारे जो फार्मर्स हैं उनको वो अपडेटेड हो, उनको नॉलेज हो, तो वो कहाँ से मिलेगा? ये रिसर्च सेंटर पे जाके समझना है कि हमारे एग्रीकल्चर में क्या डेवलपमेंट हुआ है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाके सीखना है, पढ़ना है कि उन देशों में जाना है जिन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की है, ताकि हम उनसे वो टेक्नोलॉजी सीख सकें। ये होता है एग्रो टूरिज्म। उसके बाद हो गया आपका स्पोर्ट्स टूरिज्म। स्पोर्ट्स टूरिज्म डेवलप हुआ था 20th सेंचुरी, 1900s में। ओलंपिक के इवेंट्स होते थे, लोग ओलंपिक्स का इवेंट अटेंड करने के लिए ट्रैवल करते हैं। जो प्लेयर्स होते हैं वो खुद ट्रैवल करते हैं यहाँ से। हमारे प्लेयर्स कितनी बार दुबई, लंदन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ कहाँ जाते हैं हमारे प्लेयर्स खेलने के लिए। हमारे लोग यहाँ से जाते हैं दूसरे स्टेट, दूसरे कंट्रीज में वो मैचेस देखने के लिए।
तो जो भी इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स चैंपियनशिप्स होती है ना, जैसे कि विंबलडन, ओलंपिक, चेस चैंपियनशिप, क्रिकेट टूर्नामेंट, इन सब के लिए लोग ट्रैवल करते हैं। While there are events like Himalayan Kart Rally on national level, events like Maharashtra Kesari wrestling competition are organized on state level. तो लोग इन इवेंट्स को अटेंड करने के लिए भी ट्रैवल करते हैं। मुझे याद है कि कुछ मेरे जान पहचान के लोग थे जिन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल्स देखने के लिए ना मुंबई से यहाँ से वो लोग गए थे अहमदाबाद, क्योंकि वो हो रहा था अहमदाबाद में फाइनल्स हो रहे थे। सो टूरिज्म बेस्ड ऑन स्पेशल इवेंट्स, घूमने के लोगों को वजह चाहिए। पीपल वांट टू ट्रेवल एंड दे आर ऑफन ऑन द लुकआउट फॉर स्पेशल रीजंस टू डू इट। लोगों को घूमना पसंद है, आप लोगों को में से भी बहुत को घूमना पसंद होगा। तो लोगों को घूमना पसंद है और वो नए नए वजह ढूंढते हैं कि घूमने की। In the 21st century, it has become common to organize such events which also help to promote tourism. ऐसे इवेंट्स आजकल होते हैं जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिले, टूरिज्म का प्रमोशन हो। फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, कैनीज का नाम सुना होगा आपने, फ्रांस में होता है केन्स में। देन टाइप्स ऑफ सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंसेस, बुक एग्जीबिशंस होती है, किताबों की एग्जीबिशन लगती है, किसी ऑथर का सेमिनार लगता है, उसके लिए लोग अटेंड करने जाते हैं कि आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच स्पेशल इवेंट्स। अब बुक एग्जीबिशन की बात आती है तो मुझे एक ऑथर याद आते हैं, कि एक राइटर याद आते हैं जिनका नाम है रस्किन बॉन्ड, जो कि मसूरी में एक पर्टिकुलर बुक स्टोर पे ना हर रोज आते हैं शाम को। तो बहुत लोग हैं जो पर्टिकुलरली उनसे मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए कहीं कहीं से, कहाँ से तो लोग आते हैं मसूरी सिर्फ उनसे मिलने के लिए। सो पीपल कीप विजिटिंग सेवरल प्लेसेस टू अटेंड सच स्पेशल इवेंट्स। लोग ऐसे ही इवेंट को अटेंड करने के लिए, ऐसे ही इवेंट्स के यहाँ पर अटेंड करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। लिटरेचर, साहित्य जो पसंद प्रेमी होते हैं ना, लिटरेचर एंथुसियास्ट, साहित्य प्रेमी जो है ना महाराष्ट्र के, वो हर साल क्या अटेंड करने के लिए ट्रैवल करते हैं पता है? अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन, पैन इंडियन मराठी लिटरेरी कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन। तो ये अटेंड करने के लिए महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर से भी कई बार लोग आते हैं जिन्हें मराठी साहित्य या मराठी लिटरेचर में इंटरेस्ट होता है कि। सो ये तो था हमारा, क्या हो गया, हमारा पूरा टाइप्स ऑफ टूरिज्म हो गया, पास्ट में टूरिज्म कैसा था ये भी हो गया। देखते हैं, कुछ मैंने शायद इमेज रेफरेंसेस दिए होंगे, मैंने दिखाना भूल गई। ये मेरे कुछ पर्सनल इमेजेस है, मैंने मुन्नर की है कि। सो मुन्नर की इस विजिट को आप कह सकते हो कि एक फॉर्म ऑफ एग्रो टूरिज्म था कि। सो इसी पे खत्म करते हैं हमारे आज के चैप्टर को। ये है आपका क्यूआर कोड, इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। ये जो पीडीएफ मैं आपको समझा रही थी ना, ये आपको पीडीएफ मिलेगा इसी टेलीग्राम चैनल पे। इंस्टाग्राम चैनल पे आपको क्या मिल जाएगा, आप मेरे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, कि आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हो मुझसे। सो ये था हमारा पार्ट 1 चैप्टर 8 का। आपके पार्ट 2 में हमने क्या कवर करना है देख लेते हैं, ये कभी कभी इशू देता है, ठीक है। आपके पार्ट 2 में हमने क्या कवर करना है, बचा कुछ आपका चैप्टर, टूरिज्म की डेवलपमेंट कैसे हो सकती है और ऐतिहासिक जगहों को प्रिजर्व कैसे किया जाए। लास्ट में आपका एक कॉमन टॉपिक रखता है, इस फील्ड में आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है। तो ये हम देखेंगे आपके अगले वीडियो में, अगले पार्ट में। मिलते हैं, तब तक आप लोग बने रहिए, लाइक करके जाइए वीडियो को। अपने प्रॉब्लम्स हो, आपके कोई क्वेश्चंस हो, आपका कोई फीडबैक हो तो कमेंट जरूर करिएगा, और अपने क्लासमेट्स को शेयर भी जरूर करिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देती हूँ हर एक चीज की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करके जाइए करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।